तो गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे जो कि कुषाणों के अवशेष पर स्थापित हुआ था, है ना? कुषाणों के अवशेष पर स्थापित हुआ था गुप्त साम्राज्य। मतलब कुषाण साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके बाद भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है। कुषाणों को हराकर गुप्तों ने बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में किया और फिर उनका साम्राज्य आगे बढ़ा। लेकिन एक चीज याद रखना कि गुप्त साम्राज्य जैसे ही स्थापित हुआ था, तुरंत ही वो एकाएक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया था, क्योंकि शुरुआत के जो दो शासक रहे हैं, एक नाम है श्रीगुप्त और दूसरे हैं घटोत्कच। घटोत्कच ये दोनों एक साधारण से व्यक्ति हैं, एक साधारण सा क्षेत्र इनका है। और ऐसा बोला जाए तो मौर्य साम्राज्य जो था, सॉरी मगध मगध क्षेत्र जो हुआ करता था, उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही इनका कब्जा हुआ, दोनों का। हालांकि ये दोनों महाराज की उपाधि धारण कर चुके थे, ये बात याद रखना, दोनों लोग महाराज की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। तो इन दोनों के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, साम्राज्य का ना तो विस्तार हुआ, ना तो इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। बस जितना भी बड़ा रहा उतने में ही ये लोग अपना चलाते रहे। इनके बाद एक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। राजा रानी प्रकार के सिक्के के लिए चंद्रगुप्त प्रथम जाना जाता है। इसने साम्राज्य को अपने फैलाना शुरू किया। साम्राज्य विस्तार की नीति की जो शुरुआत हुई, जो गुप्त साम्राज्य के फैलने की प्रवृत्ति देखने को मिली, वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला महत्वपूर्ण शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने कुमारगुप्त प्रथम को जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र हैं, है ना? जी सर। ठीक है। तो इनके समय में सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं। गुप्तों के गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंशावली में अगर सबसे ज्यादा अभिलेख के बारे में कोई व्यक्ति जाना जाता है, कोई सम्राट जाना जाता है, तो कौन है? कुमारगुप्त प्रथम है। कुमारगुप्त प्रथम है। करीब 18 अभिलेखों की बात की गई इसके समय में। सर ये बता दिए हैं। हाँ, बताएं। इसमें से ताम्रपत्र लेख के बारे में भी हमने बताया आपको। ताम्रपत्र लेख के बारे में जो बताए, एक हमने धनदेह बताया, धनदेह हमने बताया, दामोदरपुर हमने बताया, दामोदरपुर, और एक हमने बताया आपको वैग्राम, बैग्राम। ये 3 बताए हमने। अब ये 3 के 3 जो अभिलेख हैं, ताम्रपत्र लेख हैं, सॉरी, ये कहाँ पे मिलेंगे? बांग्लादेश में मिलेंगे। ये तीनों के तीनों बांग्लादेश में। अगर देखा जाए तो धनदेह में, जो बांग्लादेश में है, आज के बांग्लादेश में है, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें एक वाराह स्वामिन है, वाराह स्वामिन, स्वामिन जो कि ब्राह्मण है, इनको भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता। मतलब वाराह स्वामिन नामक एक ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो है धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र लेख, जो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। दूसरा जो आपका दामोदरपुर है ताम्रपत्र लेख, ये भी बांग्लादेश में ही है। बांग्लादेश में भी है, और आप अगर याद रखें तो दिनाजपुर, दिनाजपुर में है ये, दिनाजपुर में है ये। और इसके बारे में एक चीज इसमें याद रखना है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है दामोदरपुर। कुमारगुप्त प्रथम के शासन व्यवस्था के बारे में सूचना प्रदान करने का काम करता है दामोदरपुर, ठीक है। तो वो अभिलेख का नाम है विलसड, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, ठीक है। अच्छा, दामोदरपुर जो था, जहां दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है, इसमें एक शब्द का यूज किया गया है पुंड्रवर्धन, जो कि एक प्रदेश है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक क्षेत्र का नाम ही है। तीसरा बैग्राम, बैग्राम अभी उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको कुछ और चीज याद आ जाएगी। बैग्राम आपका है बोगरा जिला, बोगरा जिला बांग्लादेश। बोगरा में ही एक अभिलेख मिला है अशोक का भी, आप लोगों को बताए होंगे अशोक को पढ़ाते समय। जो आपातकाल बोले तो जैसे कोई अकाल पड़ा हुआ है, उस समय क्या व्यवस्था की जानी चाहिए उसके बारे में वर्णन हुआ है ना, अशोक का अभिलेख जो रहा है। ये जो अभिलेख है बैग्राम का अभिलेख, बोगरा जिले में जो है, इसमें एक मंदिर का जिक्र हुआ है
जिसका नाम है गोविंद स्वामिन मंदिर। गोविंद स्वामिन मंदिर के जीवन यापन के लिए भूमि दान दिए जाने का विवरण मिलता है बैग्राम ताम्रपत्र लेख में। इनके समय में कई सारे सिक्के भी देखने को मिले। सिक्कों की बात करें तो भाई सोने के भी मिले हैं, है ना, चांदी के भी मिले हैं, तांबे के भी सिक्के मिले हैं। यहां पर जो सोने के सिक्के मिले उनको कहा जाता था दिनार, और जो चांदी के मिले उनको क्या कहा जाता था? रूपक। रूपक या रूप्यक भी बोला जाता था। चांदी वाले को रूपक या रूप्यक कहा जाता था। लेकिन जो तांबे का सिक्का था उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे माशक, है ना, माशक बोलते थे। और गुप्तों के समय में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मिले हैं तो उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है बयाना। बयाना कहाँ है? तो ये है भाई भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? तो ये भाई राजस्थान में है ना। सबसे ज्यादा गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के आपको यहीं से मिलते हैं, सबसे बड़ा भंडार मिला है, ठीक है ना। लोगों को कि जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के जो सिक्के रहे हैं वो राजा रानी प्रकार के सिक्के रहे हैं, विवाह प्रकार के भी सिक्के रहे हैं, या फिर लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार, या फिर लिच्छवी प्रकार के सिक्के के लिए जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब ये विवाह प्रकार वाला क्या मामला था? इस चंद्रगुप्त का जो सिक्का है इसमें मुख्य भाग पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त का नाम है, और चंद्रगुप्त और कुमार देवी इन दोनों के चित्रों को अंकित के मतलब आकृति इनकी है यहाँ पे, साथ ही उनके नाम भी लिखे गए हैं। लेकिन पीछे वाले भाग में देखा जाए तो सिंह वाहिनी देवी देवी दुर्गा की आकृति है। साथ ही साथ ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है लिच्छवयः लिखा गया है ये ब्राह्मी लिपि में। गुप्त काल का जीवन चैप्टर का नाम है, ओके। मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टार आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशगत था भाई, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। वंशगत शासन चल रहा था लेकिन ज्येष्ठाधिकार की प्रथा नहीं थी यहां पर, ज्येष्ठाधिकार की प्रथा यहां पर नहीं थी। यही बात हुई ना कि अटल प्रथा के अभाव में सीमित था, मतलब ज्येष्ठाधिकार की प्रथा यहां पर नहीं थी, ठीक है। और ये उपाधियां तो आपको पता रहनी चाहिए। ज्येष्ठाधिकार। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी, इससे अनिश्चितता की स्थिति भी उत्पन्न होती थी, ठीक है, जिसका लाभ सामंत और उच्चाधिकारी उठा सकते थे। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिए। ब्राह्मणों ने राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से करके उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट किया। राजा को रक्षा पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा, और राजसत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में सिक्कों की पीठ पर सदा अंकित होती रही। राजा को ये गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है। लगता है राजा स्थायी सेना रखता था। सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। अश्वचालित रथ के दिन लद चुके थे। घुड़सवारों की महत्ता बढ़ गई थी। इस समय अश्वचालित रथ के दिन चले गए थे भाई, लद चुके मतलब नहीं रहे। घुड़सवारों की महत्ता बढ़ी। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना अच्छा रणकौशल था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घट गई। संभवतः राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। जो राज्य था वो उपज का चौथा से मतलब 1/4 से 1/6 भाग तक टैक्स लेता था। इसके अलावा जब भी राजकीय सेना गांव से गुजरती थी तो उसे खिलाना पिलाना स्थानीय प्रजा का कर्तव्य होता था। मतलब टैक्स तो ठीक है, टैक्स तो लेते ही थे जो कि नियमित होता था, है ना। जो टैक्स था वो नियमित था, लेकिन मान लीजिए कभी सेना गांव से होकर गुजर रही है तो गांव वालों का यह कर्तव्य बनता था उनकी सेना का खिलाने पिलाने का इंतजाम करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो राजकीय अधिकारी थे वो अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु, अन्न, खाट आदि वस्तुएं लेते थे। कौन? ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले राजकीय अधिकारी होते थे। मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी कराया जाता था। किससे करवाया जाता था? मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार मतलब क्या होता? निःशुल्क श्रम करवाया जाता था, जो कि विष्टि कहलाता था, ठीक है। मध्य विष्टि जो है विष्टि एक ऐसी प्रथा थी जिसके आधार पे एक ऐसी प्रथा जिसमें
मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामीणों से सरकारी सेना अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार या निःशुल्क श्रम कराया जाता था। वही एक विषय। ऐसी पहले की अपेक्षा गुप्त काल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि और दंड विधि भली भांति परिभाषित और पृथक्कृत किए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि दीवानी और फौजदारी कानून को परिभाषित, भली भांति परिभाषित किया गया, पृथक्कृत भी हुई। ठीक है। चोरी और व्यभिचारी फौजदारी कानून में आए। चोरी और व्यभिचारी फौजदारी कानून में आए, जबकि संपत्ति संबंधी जो विविध विवाद रहे हैं वो दीवानी कानून में चले गए। उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए। पहले की भांति बहुत सारे नियमों का आधार भी वर्णभेद रहा। पहले की तरह ही बहुत सारे जो नियम कानून रहे हैं उनका आधार वर्णभेद को ही बनाया गया। वर्णभेद का मतलब क्या है? पहले की भांति बहुत सारे नियमों का आधार वर्णभेद रहा। नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य रहा। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करता था। जो न्याय निर्णय करता था वो ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करता था। शिल्पी, वणिक आदि के संगठनों, मतलब श्रेणियों की बात हो रही है, पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। श्रेणियों के जो थे, श्रेणियों के ही नियम लागू होते थे, मतलब राजा का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है। तो ये याद रखना, शिल्पी और वणिक जो संगठन थे उन पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। वैशाली और इलाहाबाद, वैशाली से और इलाहाबाद के निकटवर्ती भीटा से प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी। ये अच्छी अवस्था में जो श्रेणियां चल रही थी उसकी जानकारी हमको वैशाली और भीटा इन दो जगहों से प्राप्त होती है। गुप्तों का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का था। गुप्त साम्राज्य के, मतलब मौर्यों से अगर तुलना किया जाए अधिकारी वर्ग के रूप में, तो अधिकारी वर्ग मौर्यों का सबसे बड़ा था, गुप्तों का उससे छोटा था, उससे कम ही था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे कुमारामात्य, सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्हें क्या करना होता था कुमारामात्य को? राजा उनके अपने प्रांत में ही नियुक्त करता था। शायद वे नकद वेतन भी पाते थे, शायद। क्योंकि गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे, इसलिए प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं थी। यह बात कहना गलत है कि जो प्रशासनिक पद थे उन पर नियुक्ति सिर्फ उच्च वर्गों की ही होती थी, तो वो गलत हो जाएगा। बल्कि इनके यहाँ जो प्रशासनिक नियुक्तियां होती थी वो सिर्फ उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। ये बोलना ज्यादा ठीक है। परंतु अनेक पदों का प्रभार एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाने लगा और पद हो गए वंशगत। एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपे जाने लगे अनेक पदों का प्रभार, और पद भी कैसा रहा? वंशगत रहा। स्वभावतः राजकीय नियंत्रण शिथिल हो गया। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति इन्होंने चलाई। राज्य कई भुक्तियों, मतलब प्रांतों में विभाजित हुआ। हर भुक्ति एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी, और भुक्तियां जो थी वो कई विषयों में, मतलब जिलों में विभाजित हुई। हर विषय का ये भुक्तियां क्या होती है? विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया, और वीथियां जो होती थी ग्रामों में बटी। अब देखिए, राज्य है, राज्य के पास भुक्ति है ना, यही है राज्य के पास बाद आएगी भुक्ति। भुक्ति मतलब प्रांत है ना, प्रांत हो गया। फिर प्रांत जो है फिर विषय में बटा, विषय मतलब हो गया जिला। अब देखिए इनके प्रभारी भी, राज्य में तो राजा ही रहेगा, भुक्ति में कौन रहेगा, प्रांत में कौन रहेगा भाई? उपरिक। यहां पे उपरिक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, उपरिक हो जाएगा। अब जो भुक्तियां बटी विषयों में, तो इनका जो प्रभारी होगा वो कौन होगा? विषयपति हो जाएगा, विषयपति हो जाएगा। अब विषय भी जब बटे तो वो बट गए वीथी में बटे, और वीथी फिर बढ़ गए किसमें? ग्राम में। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हुई? ग्राम, है ना। और जी सर। सबसे छोटी इकाई हुई ग्राम, सबसे बड़ी इकाई हुई राज्य। अगर आपसे क्रम में भी पूछा जाए तो राज्य है, भुक्ति मतलब प्रांत है, विषय है, वीथी है, ग्राम है, मतलब 5 वर्गों में विभाजित हुआ था। यही हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें याद रखना है और ध्यान रखना है कि पूर्वी भारत में, ज्यादातर पूर्वी भारत में ही ऐसा मिला कि प्रत्येक विषयों को वीथियों में बांट दिया गया, और वीथियां फिर बढ़ गई ग्राम में। गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देख रहा था। जो गांव का मुखिया था
वो मुख्य पद वाला हो गया, और वो गांव का मुखिया मुख्य पद वाला था, वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ग्राम और छोटे छोटे शहरों के प्रशासन से प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े हुए थे, उनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी थी। वैशाली से प्राप्त सीलों से प्रकट होता है कि शिल्पी, वणिक और लिपिक एक ही संस्था में काम करते थे। शिल्पी, वणिक और लिपिक जो थे वो एक ही संस्था में काम करते थे। मतलब इस हैसियत से देखा जाए तो वो स्पष्टतः नगर के कार्यों का संचालन करते थे। शिल्पी, वणिक और लिपिक जो एक ही संस्था में काम कर रहे थे, वो नगर के कार्यों का संचालन करते थे। उत्तरी बंगाल, बांग्लादेश के कोटिवर्ष विषय की प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पी शामिल थे। कहाँ पे? कोटिवर्ष एक विषय है, मतलब जिला है। कोटिवर्ष एक जिला है इनका, है ना, विषय होता था। उस विषय की प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक भी देखा जा सकता है, मुख्य व्यापारी और मुख्य शिल्पी भी देखा जा सकता है। भूमि के अनुदान या खरीद बिक्री में उनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। अगर अनुदान देना है या खरीद बिक्री करनी है तो भाई मतलब इनकी सहमति जरूरी थी। शिल्पियों और वणिकों के अपने अपने अलग अलग संगठन थे। संगठन मतलब श्रेणियां थी शिल्पियों के भी और वणिकों के। भीटा वैशाली के शिल्पियों और वणिकों की अलग अलग श्रेणियां हमें ज्ञात है। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी खास श्रेणी थी। कहां पे? मालवा के मंदसौर और इंदौर, ठीक है, यहां पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी श्रेणियां थी। बुलंदशहर में किसकी श्रेणियां देखी जा सकती हैं? तेलियों की। ऐसा प्रतीत होता है कि इन श्रेणियों, खासकर वणिकों की श्रेणियों को कई खास छूटों की सुविधा भी दी गई थी। हर हालत में ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी। इनको जो छूट मिली, श्रेणियों को, अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनकी अपनी श्रेणियां हैं, तो सभी श्रेणियों की बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक खास प्रकार की श्रेणी की बात हो रही, जो कि वणिक वर्ग की श्रेणी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो श्रेणियां थी वह अपने सदस्यों के मामले खुद देखती थी। श्रेणी के नियम, श्रेणी के कानून, उनकी परंपरा का उल्लंघन करने वालों को सजा भी दे सकती थी। श्रेणियां पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। उपर्युक्त प्रशासन पद्धति केवल उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के कुछ संलग्न क्षेत्रों में ही लागू थी, जहां गुप्त राजा अपने अधिकारियों की सहायता से प्रत्यक्ष शासन करते थे। ठीक है, मतलब ये जो शासन पद्धति श्रेणियों वाली देखी जा रही है, ये सिर्फ अपने आप को कहां मिले हम सबको? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ आसपास के क्षेत्रों में। बाकी देखें, गुप्त राजा जो थे अपने अधिकारियों की सहायता से प्रत्यक्ष शासन का। साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों, मंडलेश्वरों के हाथ में थे। ठीक है, साम्राज्य के अधिकतर भाग किसके हाथ में थे? सामंत या मंडलेश्वर। मंडलेश्वर कौन है? सामंत जैसे हैं ये लोग। में भी विदेशी साम्राज्य के सीमावर्ती सामंतों को 3 जिम्मेवारियां पूरी करनी होती थी। वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते, नजराना चढ़ाते, विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते। मतलब जो सीमावर्ती सामंत हुआ करते थे, उनकी 3 जिम्मेदारियां थी राजा के प्रति। कौन कौन सी थी? एक तो था सम्मान निवेदन करते थे। सम्मान निवेदन करना वो भी कहां पे करेंगे? राजा के दरबार में खुद उपस्थित होकर। दूसरी बात, नजराना चढ़ाते थे। तीसरी चीज, विवाह अर्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। इसके बदले में उनको क्या मिलता था? इसके बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पत्र, मतलब सनद मिलता था। ये जो सम्मान जाहिर करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, विवाह अर्थ पुत्री समर्पित करते थे, उसके एवज में इनको क्या मिलता था भाई? अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पत्र, मतलब सनद प्राप्त हो जाता था। गरुड़ छाप वाली राजकीय मुहर जिन शासन पत्रों पर है, वो सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं। गरुड़ छाप वाले जितने भी राजकीय मुहर देखे जा सकते हैं, वो सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में अन्यत्र गुप्तों के कई सामंत राज करते थे। अधीनता की स्थिति ने इन राजाओं को सामंत बना दिया था। गुप्तों की कुछ ऐसी परंपरा रही है। गुप्त काल में पुरोहितों तथा प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी। किसको दी जाती थी? पुरोहितों को और प्रशासकों को। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया था, और गुप्त काल में खासकर मध्य प्रदेश में तो यह सामान्य परिपाटी बन गई। मतलब शुरुआत सातवाहनों ने किया था भूमिदान की परंपरा, लेकिन इसको विस्तारित करने का काम किसने किया? गुप्तों ने किया। पुरोहितों तथा अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्ति भूमि दान में दी जाती थी, तथा उन्हें वैसे सभी कर उगाहने का अधिकार भी दे दिया जाता था जो अन्यथा राजकोष में जाते। मतलब जो धर्माचार्य होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको कर मुक्त भूमि दान दिया जाता था। मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ भी, इसके ही साथ साथ उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार भी दे दिया जाता था। उसी जमीन पर टैक्स
वसूलने का अधिकार था, लेकिन वो जो टैक्स वसूलते थे वो राजकोष से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो उनके अपने खर्चे बर्चे होते थे। जो ग्राम दे दिए जाते थे उनमें राजा के अधिकारी अमलों को प्रवेश करने का हक भी नहीं रहता था। अनुदान भोगी वहां के अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकता था। मतलब जो अनुदान प्राप्त किया है, चाहे वो पुरोहित है, चाहे कोई धर्माचार्य है, या जो भी, उसके पास अधिकार कितने थे? उस क्षेत्र में वो टैक्स वसूल सकता था, उस क्षेत्र में नियम कानून भी अपना लगा सकता था। मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, अपराध जो करता था उसको दंड करने का भी अधिकार उसके पास हो गया था, है ना। साथ ही साथ अनुदान दी गई भूमि उस गांव क्षेत्र में राजा के किसी भी अधिकारी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान, तो गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नकद वेतन देने की परिपाटी चलती रही, किंतु उनमें से कुछ न कुछ अधिकारी अपना पावना भूमि के जरिए भी प्राप्त करते थे। मतलब जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तो वेतन वेतन मिल रहा था, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे थे जो भूमि के जरिए अपना वेतन वेतन प्राप्त करते थे। क्योंकि साम्राज्य के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों अनुदान भोगियों के हाथों ही संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को अधिक अधिकारी वर्ग रखने की जरूरत नहीं रही। अब यह बात क्लियर हो गई कि मौर्यों की अपेक्षा गुप्तों के समय में ज्यादा अधिकारी वर्ग नहीं देखे जा सकते। तो उसका मूल कारण क्या रहा? भाई, भूमिदान या अनुदान भोगी भी जो होते थे वो भी तो अपने एरिया में या लोकल रूप से, स्थानीय रूप से अपने जो काम होते थे प्रशासन संबंधी, उन सबको वो लोग खुद निपटा लेते थे। तो जबरदस्ती का अधिकारी रखने की क्या जरूरत थी? बात समझे? जी सर। बहुत अधिक अधिकारी रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया होगा क्योंकि मौर्य राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न भी नहीं था। एक तो यह हो गया कि जो अनुदान भोगी हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, वो प्रशासन संबंधी काम अपने क्षेत्र में स्थानीय रूप से देख लिया करते थे। और दूसरा क्या हुआ कि आर्थिक क्रियाकलाप में गुप्त साम्राज्य, गुप्त राज्य संलग्न नहीं थे। दूसरा ये भी कारण है। ग्राम और नगर के प्रशासन में शिल्पी, वणिक, श्रेष्ठी आदि के भाग लेने से अधिकारियों का लंबा तांता भी जरूरी न रह गया। तो इन सब की उपस्थिति भी क्या हुई? प्रशासनिक सुविधा के मामले में, प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में मौर्यों से कम रही है। उसका एक कारण यह भी है, अधिकारियों का लंबा तांता। गुप्तों का मौर्यों की भांति ना लंबा चौड़ा प्रशासन तंत्र था, ये भी कारण हो गया, और ना उन्हें उसकी आवश्यकता ही थी। कई दृष्टियों से गुप्तों की राजनीतिक प्रणाली में सामंती रंग दिखाई देता है। तो मौर्यों की अपेक्षा अधिकारी कम रखे गए गुप्तों के समय में। उसके ये कुछ कारण रहे जो आपको पता रहना चाहिए। व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, जैसे जो आपके मतलब समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के 6 सिक्के जारी हुए थे ना। समुद्रगुप्त ने के समय में जो स्वर्ण सिक्के जारी हुए 6 प्रकार के रहे, ये पता है आप सबको? कौन कौन से रहे हैं? एक तो गरुड़ रहा है, गरुड़ प्रकार का सिक्का रहा है, जिसमें क्या है, एक चीज याद रखना, यह गरुड़ जो सिक्का जारी किया गया नागवंशी नरेशों को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रमाण देता है। मतलब नागवंशी राजाओं को पराजित करने के उपरांत इसने ये गरुड़ प्रकार का सिक्का जारी किया था। इस पर क्या क्या मिलेगा? मुख्य भाग पर देखा जाए तो राजा की आकृति मिल जाएगी, मुख्य भाग पर राजा की आकृति मिल जाएगी, उसका नाम मिल जाएगा, गरुड़ ध्वज मिल जाएगा, मुद्रा लेख पर सैकड़ों युद्धों को विजित करने वाला अजेय राजा भी लिखा हुआ था, है ना। और पृष्ठभाग में क्या मिलेगा? और इसके पिछले वाले हिस्सा पे क्या होता था? पिछले वाले हिस्सा पे सिंहासन पर बैठी देवी के साथ साथ एक शब्द था। मुख्य भाग पर जो था वो आपको पता चला कि उसमें आप देखेंगे तो राजा की आकृति है, उसका नाम है, गरुड़ ध्वज है, मुद्रा लेख पर सैकड़ों युद्धों को विजित करने वाला अजेय राजा भी लिखा हुआ है। लेकिन पिछले हिस्सा पे जब देखेंगे तो पीछे वाले पे क्या मिलता हमें? देवी का चित्र है, सिंहासनासीन देवी का चित्र, साथ में पराक्रम अंकित है गरुड़ प्रकार के सिक्के में। दूसरा जो प्रकार रहा है धनुर्धारी, ये धनुर्धारी में क्या रहा है? धनुर्धारी में क्या रहा है? मुख्य भाग पर सम्राट बैठा हुआ है, सम्राट है धनुष बाण लेकर, धनुष बाण लिए सम्राट को दिखाया गया मुख्य भाग पर। और पिछले वाले भाग पर वही पीछे क्या है? देवी, जो सिंहासनासीन देवी हैं, सिंहवाहिनी देवी हैं दुर्गा। और उसके साथ साथ ये तो चित्र है
लेकिन यहाँ पे लिखा भी गया है अप्रतिरथ, अप्रतिरथ अंकित है, अंकित मतलब लिखा गया है। ठीक है, ये धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में मिलेगा आपको। ऐसे इनके और भी सिक्के हैं। एक जैसे आप देखेंगे परशु, परशु प्रकार का सिक्का है। इसमें देखेंगे बाएं हाथ में, मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुआ राजा का चित्र है। मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र मिलता है। और पिछले वाले भाग पे देखेंगे, जब पीछे वाले भाग पे देखेंगे तो वहां पर मिलेगा देवी की आकृति, देवी की आकृति के साथ साथ इनकी एक उपाधि है कृतांत परशु। ये क्या है? उपाधि है, अंकित है, मतलब लिखी गई है। ठीक है, इसी तरीके से अश्वमेघ प्रकार का भी सिक्का रहा इनका। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का जो रहा है उसमें क्या रहा है? अश्वमेघ यज्ञ किया था इन्होंने, समुद्रगुप्त ने, है ना। तो इसमें मुख्य भाग पर देखा जाए जो घोड़े सजे हुए थे, यज्ञ यूप में बधे हुए जो घोड़े हैं उनका चित्रण मिलेगा। हाँ, और मुद्रा लेख पर राजा धीराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता, मतलब ऐसा लिखा गया है। चित्र तो है वही घोड़े का, यज्ञ यूप से बधा हुआ, लिखा जो गया है वो ये। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम पिछले भाग पर देखेंगे तो उस पर क्या मिलेगा? पिछले भाग पर राजमहिषी की आकृति है। राजमहिषी की आकृति के साथ साथ अश्वमेघ पराक्रम अंकित है, अंकित है। फिर व्याघ्र हनन भी एक सिक्का है इनका। व्याघ्र हनन मतलब बाघ का शिकार करते हैं, तो ऐसा दिखाया गया होगा कि धनुष बाण से बाघ का शिकार करते हुए राजा की आकृति होगी इस पे, और उपाधि भी लिखी होगी। उपाधि क्या है? व्याघ्र पराक्रम, ये अंकित होगा सामने वाले हिस्सा पे। पीछे वाले हिस्सा पे क्या होगा? मकर वाहिनी, गंगा की आकृति है पीछे वाले पे, मकर वाहिनी गंगा की आकृति। और साथ में क्या मिलेगा? राजा समुद्रगुप्त शब्द, राजा समुद्रगुप्त शब्द मिलेगा पिछले हिस्सा पे, ये आपको मिल जाएगा। एक इनका सिक्का और है, उस सिक्के का क्या नाम है? बीड़ा वादन। बीड़ा वादन में क्या है? मुख्य भाग पर देखा जाए तो बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति मिलेगी, राजा बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति मिलेगी। साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ भी है महाराजा धीराज श्री, महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त। मुख्य भाग पर यह लिखा गया है और चित्रण है बीड़ा बजाते हुए राजा का चित्र। पिछले भाग पे देखेंगे तो क्या मिलेगा? लक्ष्मी की आकृति है, लक्ष्मी की आकृति पिछले भाग में मिलेगी। ठीक है, ओके। ऐसे ही कई सारे और शासक हुए, जैसे एक है एक सिक्का रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, उनके समय में कौन कौन से सिक्के जारी हुए थे? धनुर्धारी प्रकार उनके समय में भी रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में धनुर्धारी प्रकार भी रहा है, छत्रधारी प्रकार रहा है, पर्यंक प्रकार भी रहा है। क्या है? पर्यंक प्रकार, छत्रधारी, धनुर्धारी। ठीक है, सिंह निहंता, सिंह निहंता, अश्वारोही, ये कुछ सिक्के इनकी तरफ से जारी हुई। ठीक है, सोने के सिक्के हैं ये सारे के सारे, ये सब सोने के सिक्के। और जो अभी हमने समुद्रगुप्त के 6 सिक्कों के बारे में बताया वो भी सोने के सिक्के थे। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ सोने के ही सिक्के इन्होंने जारी किए, इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए, तांबे के भी सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त प्रथम के समय में भी सिक्के जारी किए गए, कुमारगुप्त प्रथम के समय में भी सिक्के जारी किए गए। उनके समय में जो भी सिक्के जारी किए, एक चीज याद रखना, इस कुमारगुप्त ने गरुड़ की जगह पर इसने क्या किया? मयूर चित्र का प्रयोग किया। पहली बार गुप्त काल में ये चीज भी मिली।
ठीक है, मयूर को अंकित करवाने का प्रचलन शुरू हुआ इसके समय से। तो इसने जो सिक्के जारी किए, मयूर प्रकार के सिक्के जारी किए, मयूर प्रकार का सिक्का जारी किया और अश्वमेध प्रकार का सिक्का जारी किया। बात समझे? अमरकोश, धन्वंतरी, धन्वंतरी जो है इनकी क्या है, तो ये एक चिकित्सा थे, तो इनकी किताब का नाम था, इनकी जो रचना थी वो थी आयुर्वेद। वहीं पर है घटकर पर, घटकर पर ने क्या लिखा है, तो घट कर पर काव्य, कालिदास और घटकर पर काली, ये घटकर पर काव्य है। और कालिदास जो कि एक नाटककार भी हैं, कविता भी लिखते हैं, है ना, इनका क्षेत्र है नाटक और कविता का। तो इनकी जो रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है ना, ये आप लोगों को पता भी होगा, और रघुवंशम। इसमें एक नाम है छपड़क, जो कि ज्योतिष है, और इनकी जो रचना रही है वो, उसका नाम था ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। फिर आते हैं शंकु, जो एक वास्तु हैं, तो सॉरी, ठीक है, हाँ, स्थापत्य से संबंधित हैं। इनकी रचना का नाम है शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र। वराह मिहिर हैं, बृहत संहिता, वररुचि का है व्याकरण, वो भी संस्कृत में। और वेताल भट्ट क्योंकि जादूगर थे, तो इनका है मंत्र शास्त्र, ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सर व्याकरण के बाद क्या लिखे, संस्कृत? व्यापार, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से मिलती है, जो गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूमा था। उस समय कौन आया था? फाहियान, पाहियान। ठीक है। और अन्य बातों के अलावा ये बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था। धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे, उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही जाती थी। स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई। मतलब सबसे पहले, जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? सॉरी, सबसे पहले किसने जारी किया था? हिंदी अवन ने। प्रचलन, हिंदी अवन, प्रचलन किसने? कुषाण ने। कुषाणों ने, है ना। सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने जारी किए। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। इन पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र और इनसे उनकी युद्ध प्रियता तथा कला प्रियता का संकेत भी मिलता है। जो इनके कई प्रकार के सिक्के मिले हैं, स्पष्ट चित्र मिले हैं, उसका मतलब ये है कि ये उनकी युद्ध प्रियता, जैसे धनुष बाण लिए, है ना, व्याघ्र प्रकार का सिक्का हमने बताया आपको, है ना, जो ये सिक्के हैं, ठीक है, युद्ध प्रियता और कला प्रियता। कला प्रियता का संकेत मतलब कि एकदम साफ सुथरे, इतने नक्काशीदार सिक्के जारी करने का मतलब था कला के प्रेमी रहे होंगे जरूर। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं थीं। मतलब कुषाण मुद्राओं से तुलना अगर की जाए शुद्धता के मामले में, तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थीं उतनी शुद्ध नहीं थी। न केवल तथापि ये न केवल सेना प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में, अपितु भूमि की खरीद बिक्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक हुई है। मतलब ये लोग उसको, जो ये स्वर्ण मुद्राएं थी, उनसे वेतन भी देते थे, और वेतन के साथ साथ जमीनों की खरीद बिक्री भी करते थे। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। कब किए? गुजरात विजय के बाद चांदी के सिक्के जारी किए।
जो केवल स्थानीय लेन-देन में चलती थी। तो चांदी का जो सिक्का था वो सिर्फ स्थानीय लेन-देन से संबंधित था, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। पश्चिमी क्षत्रप मतलब गुजरात, राजस्थान, इन सब में। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब कुषाणों के, इसका मतलब यही हुआ कि कुषाणों के तांबे के सिक्के ज़्यादा मिलते हैं, यही बात हुई ना। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में होता था उतना अब नहीं था, ये बोला जा सकता है। पूर्व काल की तुलना यस में सर। दूर व्यापार में पूर्व काल की तुलना में दूर व्यापार में ह्रास दिखाई देता है। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ कुछ व्यापार करता रहा, जहां वह रेशम भेजता था। कहाँ पे? रोमन, पूर्वी रोमन के साथ जो व्यापार चल रहा था 550 ईस्वी तक, वहां पर भी क्या वो रेशम भेज रहा था। 550 के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली और इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा। जब तक उन्होंने रेशम का उत्पादन नहीं सीखा था, रेशम बनाने की कला नहीं सीखी थी, तब तक वो हमारे साथ व्यापार कर रहे थे। और जब उन्होंने, किसने? रोमन, पूर्वी रोमन साम्राज्य ने जब चीनियों से रेशम बनाने की कला को सीख लिया, उसके बाद हमारा जो रेशम का व्यापार था वो क्या हो गया फिर? धराशायी नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है फिर बढ़िया। कम से कम होने लग गया, है ना। छठी सदी का मध्य आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेश में कमजोर पड़ गई। 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लाट देश को छोड़कर मंदसौर चली गई। पश्चिमी भारत में जो लाट देश में रहने वाले लोग थे वो कौन हुआ करते थे? जो मूल निवासी थे, तो वो कौन थे भाई? रेशम बुनकर होते थे। लाट देश में रहने वाली जो श्रेणियां थी वो कौन थी? रेशम बुनकर थी, जो मंदसौर चली गई और वहां उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसायों को अपना लिया। ठीक है ना। ये रेशम लाट देश बुनकरी कौन सी जगह हुआ? गुप्त काल में विशेषतः मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय बात हुई और ये थी ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी उससे अवश्य ही बहुत सी परती जमीन आबाद हुई, लेकिन यह अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजातीय किसानों के मत्थे पर ऊपर से लाद दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों से बेगार भी लिया जाने लगा। मध्य और पश्चिम भारत में अब बेगार लिया जाने लग गया। दूसरी ओर मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी परती जमीन को आबाद कराया और खेती की अच्छी जानकारी प्रचलित की। इस समय की सामाजिक गतिविधि देखें तो ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ये बात है। ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे। ब्राह्मण जो थे वो गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वो मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार बताए गए हैं, है ना। वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में बट गए। इसके दो कारण थे। जो वर्ण थे वो अगणित जातियों और उपजातियों में बटे। उसके दो कारण कौन कौन से थे? तो भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए। एक तो ये, ठीक है। उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति समझा जाने लगा। चूंकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हूण लोग 5वीं सदी का अंत होते होते आए और अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के मान लिए गए। जो विदेशी लोग आए हैं उनके बारे में बात हो रही। एक तो ये शाखा है, वो जो हूण थे, जो 36 कुलों में से एक माने जाने लगे राजपूतों के, तो उनको भी राजपूत माना जाने लगा। अंततः आज भी हूण उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था
ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मणीय समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीचे कुल का माना गया, और हर जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुई। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज तक चल रही है। इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है, रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल गया है। वे अब कृष्ण नामक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिल गया। ठीक है, इन कर्मों में अवश्य ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी, और यह समझा जा सकता है कि ये सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के तीनों वर्णों के वास्ते खटने वाले सेवक, दास, कृषि मजदूर के रूप में ही होता था। इस काल में मतलब इस समय में धीरे धीरे देखा जाए तो जो शूद्र थे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। उनकी स्थिति में सुधार होने का कारण भी क्या था, तो वो जो उनके पास अपनी जमीनें थी, है ना, उस पर वो काम वाम कर रहे थे। ये जहाँ भी काम करते थे तो उनको उसका वेतन भी मिलता था। जैसे गुप्त काल में क्या है, गुप्त काल में इस अधिकारी बनाने के लिए इस बात का विशेष ख्याल नहीं रखा गया, मतलब कि जो समाज है उसका एक उच्च तबका ही इसमें शामिल होगा, ऐसा ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर अधिकारी वर्ग होना चाहिए, अधिकारी वर्ग होना चाहिए चाहे जिस वर्ण से संबंधित हो, है ना, ये बात हमने पढ़ रखी है। इस काल में लेकिन ये मत भूलना कि इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। अछूतों की संख्या में इस समय वृद्धि हुई है, वो भी चांडालों की संख्या में। चांडाल समाज में बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई, उनकी अपात्रताएं इतनी प्रखर हो गई कि उनकी ओर चीनी यात्री फाहियान की दृष्टि बरबस खिंच गई थी। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे। फाहियान की के अनुसार चांडाल गांव से बाहर ही बसते थे, मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हो, मतलब शूद्रों के साथ साथ महिलाओं की भी स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। लेकिन गुप्त काल के पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। वो चाहे गुप्त काल के पहले का समय हो, वो चाहे गुप्त काल के बाद का समय हो, या गुप्त काल के दौरान का समय रहा हो, उच्च वर्णों की जो स्त्रियां होती थी उनको स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। निचले दो वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्जन कर सकती थीं, इतने से ही उन्हें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई, पर उच्च वर्णों की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वंचित थी। इसमें तर्क दिया गया कि चूंकि वैश्य और शूद्र स्त्रियां खेती का काम, घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता है। ठीक है, गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहां तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज 510 में मिलता है, गुप्त काल में ही मिलता है। कौन सा अभिलेख भाई? एरण अभिलेख, है ना। गोपराज की पत्नी, याद है ना, गोपराज की पत्नी सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। फिर भी गुप्तोत्तर काल की कुछ स्थितियों में कहा गया कि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले, या पतित हो जाए, पतित मतलब जाति बाह्य हो जाए, तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। ये भी व्यवस्था रही है। उच्च वर्णों की स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी पराधीनता का मुख्य कारण था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूरी तरह अपने अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। उन्हें स्वामित्व तो अधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पुरानी स्मृतियों में भी ये कहा गया है कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान स्त्री धन होते थे। चलो
ठीक है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की स्मृतियों में तो इन भेंटों का दायरा काफी बढ़ाया गया। उनके अनुसार विवाह आदि के समय वधु के माता पिता से, सास ससुर से उसे जो कुछ भी उपहार मिलता है वह सब स्त्री धन होता है। मतलब गुप्तों के समय पे ये बात है कि स्त्री के जो पिता हैं, माता पिता हैं, या जो उसके शादी के समय जो उसे उसके माँ बाप ने भेंट दिया है वो स्त्री धन था। लेकिन गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, उसके माँ बाप ने जो दिया विवाह के समय वो तो है, उसके साथ साथ उसके सास ससुर ने भी जो कुछ भेंट दी है वो सब मिलाकर स्त्री धन होगा। मतलब परिभाषा, स्त्री धन की परिभाषा में भी बदलाव आया। छठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है, कात्यायन क्या कहते हैं भाई, कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती है, गिरवी रख सकती है। ये कात्यायन का कहना है। इससे ये बात साफ साफ निकलती है कि कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारत के पितृतात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सामान्यतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था, है ना। हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था है। ठीक है। बौद्ध धर्म की अवस्था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया, ये बात याद रखना। फाहियान ऐसी धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समुन्नत स्थिति में था, लेकिन यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। गुप्तों के समय में ही बना ना भाई। बौद्ध धर्म को सिर्फ राजाश्रय मिलना बंद हुआ है, उसे समाप्त नहीं किया गया है, उसका विरोध नहीं किया गया है। बात समझ आई, ये बात याद रखना। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। इसका उद्भव हुआ मौर्योत्तर काल में। वैदिक काल में विष्णु गौड़ देवता थे, वह सूर्य का प्रतिरूप था, उर्वरता पंथ का देवता भी, उर्वरता पंथ का देवता। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया और नारायण विष्णु कहलाने लगा। ठीक है, विष्णु के बारे में बात है। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। वो भागवत कहलाता था, उसका उपासक भागवत हो गया। जो भगवत कहलाते थे और जो इनके उपासक बने वो भागवत कहलाए। ये देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझा जाता था। जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप, जिस प्रकार जनजातीय सरदार स्वजनों से भेंट पाता था और उसे हिस्सा लगाकर उन्हीं स्वजनों के बीच में बांट देता था, उसी प्रकार माना जाता था कि नारायण भग मतलब हिस्सा या भाग्य अपने भक्तों के बीच उनकी भक्ति के अनुसार बांटता है। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। पहला वेद मूलक देवता था तो दूसरा अवैदिक देवता है। ठीक है, वेद मूलक और अवैदिक। लेकिन ये दोनों संस्कृतियां, ये दोनों प्रकार के लोग और ये दोनों देवता सभी आपस में घुल मिल गए। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृष्णि कुल के एक पौराणिक महापुरुष से एक हो गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। बिरसा का मतलब क्या होता है सर? इस कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा काव्य महाभारत को नया रूप दिया गया, सिर्फ इसलिए कि विष्णु को कृष्ण से अलग दिखाना है। 200 ईसा पूर्व में आते आते उपासकों की ये तीनों धाराएं और उनके तीनों उपास्य देव मिलते मिलते एक हो गए। भागवत या वैष्णव संप्रदाय का उद्भव इसी का परिणाम रहा है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व क्या रहे हैं? भक्ति और अहिंसा, ये नहीं भूलना है। भक्ति का मतलब है प्रेममय निष्ठा निवेदन, और ये एक प्रकार की वही निष्ठा है जो जनजाति लोग अपने सरदार के प्रति रखते हैं या प्रजा राजा के प्रति रखती है। अहिंसा मतलब किसी जीव का वध नहीं करना है, कृषक समाज के लिए अनुकूल थी। जो किसी जीव का अहिंसा जो था ना वो कृषक समाज के अनुकूल था। विष्णु से जुड़ी प्राणदायिनी उर्वरता के पंथ से भी मेल खाती थी। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे, जौ तिल आदि चढ़ाते थे। जीव हत्या से घृणा के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे, जौ तिल आदि चढ़ाते भी थे। जीव हत्या से घृणा के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं। ये नया धर्म परम उदार था। सहज ही इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया।
अच्छा, विदेशियों को खींचा, इसमें एक नाम आप लोगों को हम बताए थे, पढ़ाए थे, उसका नाम पता है आप लोगों को कि वो कौन था? तो विदेशी था, भारत में आया, भागवत धर्म को स्वीकार किया और एक अभिलेख भी स्थापित करवाया, और जिसमें लिखवाया कि हमने भागवत धर्म को स्वीकार किया है। हेलियोडोरस का नाम बताए थे ना, यूनानी राजदूत। विदिशा या फिर बेस नगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, उसमें उसने साफ साफ लिखवाया भी है, उसी ने स्थापित करवाया था उस स्तंभ लेख को, कि उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया है, भागवत धर्म को अपनाया है। ये ठीक है, विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। इस शिल्पियों वणिकों को भी भाग गया जो सातवाहन कुषाणों के काल में प्रबल हो चुके थे, तो शिल्पियों को भी अपनी ओर खींचा इसने, इस धर्म ने। ठीक है, सातवाहन कुषाण काल में कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की कि जन्मतः अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। विष्णु पुराण में और कुछ कुछ विष्णु स्मृति में भी इस संप्रदाय का प्रतिपादन है। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी कब हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है, क्योंकि गुप्त काल जो थे वो वैष्णव धर्म के संरक्षक भी रहे हैं, पोषक भी रहे हैं, है ना। इनके आप सिक्कों पर देखेंगे तो भी वैष्णवी परंपरा की छाप मिलती है, आप इनके अभिलेखों में देखेंगे वहां पर भी आपको मिलेगी। जैसे विष्णुपद पर्वत भी तो वैष्णव धर्म से ही संबंधित माना जा सकता है। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई गई, जिसमें लिखवाया गया, जिसमें सारी बातें भी बताई गई। तो विष्णु पद पर्वत है, विष्णु ध्वज भी है। कहाँ है सर विष्णुपद बता रहा पर्वत? हूँ, बताता है। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया, भागवत धर्म ने अवतारवाद का उपदेश दिया। इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है, तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाता है। विष्णु का प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना गया। धर्म का अर्थ राज्य द्वारा संरक्षित वर्ण विभाजित समाज और पितृतंत्रात्मक परिवार की संस्था समझा गया। 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। कब? ये 6ठी सदी की बात है। फिर भी वह अपने आप में प्रमुख देवता रहा। 6ठी सदी के बाद उसकी पूजा से मिलने वाले पुण्य फलों के प्रचारार्थ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें सबसे ऊपर स्थान है भागवत पुराण का। ठीक है, इस पुराण की कथा का प्रवचन पुरोहित लोग कई दिनों में संपन्न करते थे। आज भी सप्ताह बैठता है गांव एरिया में, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, भाई देखा क्या होगा। मध्यकाल में पूर्वी भारत में जहां जहां भागवत घर स्थापित हुए, वहां विष्णु की पूजा, उनकी लीलाओं का कीर्तन होता था। विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आदि बहुत से स्तोत्र लिखे गए। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए, जो संहार या प्रलय के देवता हैं। लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में, और गुप्त शासन की आरंभिक अवस्था में शिव उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते जितने विष्णु लगते हैं। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। गुप्त काल में ही आते आते सामान्य लक्षण हो गई। अनेक त्योहार मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों में जो कृषि संबंधित त्योहार चलते थे, उन्हें भी धार्मिक रूप रंग दे दिया गया और पुरोहितों की आय के अच्छे साधन बन गए। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति हम बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को सताए जाने का उदाहरण नहीं पाते। इसका एक और कारण बौद्ध धर्म के रंग ढंग में हुआ परिवर्तन भी था, जिसके क्रम में ब्राह्मणीय धर्म के बहुत से तत्व बौद्ध धर्म में अपना लिए गए थे। जो सेना में सामानों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे? सेना में जो सामानों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, उसको बोलते थे रण भांडागारिक, है ना। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, इन सबके
नाम भी थे अस्त्र वस्त्र के। परशु, सर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नाराज, ऐसे इनके थे। करों की बात करें अगर, इनके समय में कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। जैसे विष्टि। विष्टि कौन सा कर है भाई? है ना? बिस्टी तो सर बेगारी बेगारी जो करते थे उन्हें कहती थी ना। हाँ बिल्कुल। इनके समय में जो कर होते थे उसमें एक विष्टि था। विष्टि क्या है? बेगार या निःशुल्क श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। बेगार भी या निःशुल्क श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। एक होता था बलि। बलि क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है। फिर एक होता था शुल्क। शुल्क होता था चुंगी कर। चुंगी कर, चुंगी जो वसूला जाता था वो सौल्किक नामक अधिकारी द्वारा। ठीक है, सौल्किक नामक अधिकारी द्वारा वसूला जाता था शुल्क। भूत उपांत क्या था? भूत उपांत क्या था? राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है। एक होता था हर इलाकर। हर इलाकर ये क्या था? ये हलों पर लगाया जाता था। हलों पर लगाया जाने वाला। वात भूत ये क्या था? तो वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए। वायु तथा पानी के देवताओं की पूजा के लिए लगाया जाने वाला कर। सर क्या लिखे हैं? व्रात भूत। वात भूत। ठीक है। भाग क्या होता था? भाग राजा को दिया जाने वाला उपज का 1/6 भाग। सर सिर्फ वायु और पानी के देवता यही लिखना है। वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए लगाए जाने वाला कर। वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए लगाया जाने वाला। ठीक है। भोग क्या था? भोग है भोग फल व सब्जी। फल व सब्जी के रूप में दिया जाने वाला कर। दिया जाने वाला कर। ठीक है।
भोग हो गया। अब आप लिख सकते हैं ऊपरी। ऊपरी क्या था? अस्थाई। अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर। कर ही है। उद्रंग होता था एक, ये स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है। अच्छा, हमने एक हरिलाकर लिखाया था ना, इसे उसी पे ऐसे करके ना, ऐसे करके हर हल दंड भी लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना बस। ठीक है। इस समय क्या हुआ ना कि इस समय गुप्तों के समय पे भूमि को आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। ठीक है। गुप्त काल में भूमि को आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। तो भूमि के वो 5 प्रकार कौन से थे? वो 5 प्रकार कौन थे? आप लिख सकते हैं क्षेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि। ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि। फिर दूसरा था सिल। सिल क्या था? जोती ना जा सकने वाली, जा सकने वाली भूमि। वास्तु। वास्तु क्या है? वास करने योग्य भूमि। या मकान बनाने योग्य भूमि। ठीक है। एक होती थी आपराहत। आपराहत क्या थी? बिना जोती गई जंगल की भूमि। बिना जोती गई जंगल की भूमि। एक होती थी गोचर भूमि, ये चरागाह भूमि होती थी। ठीक है। सर क्या लिखे अपराहत? हाँ, अपराहत। ठीक है। इन सब के अलावा भी एक नारद स्मृति है। नारद स्मृति में भूमि के 3 प्रकार पर बताया गया है। जो नारद स्मृति में भूमि के 3 प्रकार बताए गए हैं उसमें अर्धखिल है, खिल है और वन है। अर्धखिल का मतलब होता है 1 वर्ष से खेती जिस पर ना की गई हो। 1 वर्ष से खेती ना की गई हो। ठीक है। 1 वर्ष से खेती नहीं। इसके पहले सर क्या बताए थे? नारद नारद स्मृति। खिल में 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से खेती नहीं की गई हो। वन क्या है? 5 वर्ष। ठीक है। इस समय मतलब जब भूमि की विशेषता देखी जाए, भूमि की विशेषता, तो भूमि की विशेषता के आधार पे इस समय अमरकोश में
12 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया है। भूमि की विशेषता के आधार पे अमरकोश में, अमरकोश किसने लिखी भाई? अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से। नवरत्नों में से एक है, कोशकार हैं, है ना। चलिए, तो इसमें 12 प्रकार के, अमरकोश में 12 प्रकार बताया गया है भूमियों का, ठीक है। लेकिन ये जो 12 प्रकार बताया गया ना, लगभग इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे ये वाली भूमि यही होगी। जैसे कोई बोले उर्वरा भूमि, उर्वरा किसको बोलेंगे? जाहिर सी बात है उपजाऊ भूमि होगी, उसी को बोला जाएगा उर्वरा। फिर ऊसर भूमि, ऊसर किसको बोलेंगे? जो बंजर होगी वही ऊसर है। एक मरु है, मरु मतलब जो रेगिस्तान मरु। जैसी है ना, रेगिस्तान भूमि है। अपरहत है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अपरहत का मतलब है परती भूमि। सदवल है, ये नहीं समझ पाएंगे ऐसे। ये सदवल जो है घास का मैदान है। पंकिल है, पंकिल मतलब कीचड़। फिर कच्छ, कच्छ क्या है? पानी के निकट की भूमि, पानी के निकट की भूमि। फिर आती है सरकरा, ये नहीं समझ पाएंगे। सरकरा जो होती थी ककरीली होती थी। सर्कवती, रेतीली होती थी। नदी मातृक, नदी मातृक मतलब नदी से जो सींची जाने वाली होगी, नदी से सींची जाने वाली। अब देवमातृक कौन सी थी? देवमातृक जो वर्षा द्वारा सींची जाती थी, वर्षा द्वारा सींची जाने वाली। और एक होती थी जल प्रायम नूपम, ये कौन सी थी? पानी से भरी भूमि। गुप्त काल में एक जगह थी ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति है, बंदरगाह है, ठीक है। और ये बंगाल का बंदरगाह था, बंगाल का बंदरगाह था ये। यहां से जो व्यापार होता था ना, यहां से उत्तर भारतीय व्यापार कहाँ होता था? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन, लंका, जावा, ठीक है ना, इन सब का व्यापार होता था ताम्रलिप्ति से। उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका और जावा का व्यापार होता था। ये कहाँ पे है? तामलुक में। आज के समय में देखा जाए तो तामलुक जगह है, वहीं पर है, मिदनापुर जिला है, मिदनापुर जिला है, ठीक है। ये तो रहा बंगाल का बंदरगाह है, मतलब पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह हो गया, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, पूर्वी भारत का प्रमुख। लेकिन पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसको हम भड़ौच भी बोलते हैं,
भृगुकच्छ या भड़ौच था, है ना। यस सर। अच्छा, इस समय जो श्रेणियां होती थी अर्थव्यवस्था में, जो श्रेणियों की बात की गई है अभी इसमें, इस चैप्टर में की गई थी, इसी चैप्टर में की गई थी श्रेणियों के बारे में। तो ये जो श्रेणियां होती थी ये कौन होती थी? ये जो श्रेणियां थी व्यापारियों का संगठन थी, है ना, व्यापारियों का संगठन थी। हालांकि इसमें व्यापारी शिल्पी सब लोग रहते थे, है ना। तो व्यापारियों का संगठन होती थी, इनको व्यापार का समुचित संचालन करने के लिए गठित किया जाता था। व्यापार का समुचित संचालन करने के लिए गठित किया जाता था, है ना। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर, हमने बताया था ना, अपने सदस्यों पर इनको न्यायिक अधिकार प्राप्त था। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था, वेतन देते थे, काम करने के नियम तय करते थे, उनके मानक भी निर्धारित करते थे, और यहाँ तक कि कीमत भी निर्धारित करने का अधिकार किसका था? श्रेणियों का ही था। कहने का मतलब है इनके कामकाज में, इन सब कामकाज में राजा का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था, है ना। जी सर। ये हमने चैप्टर में पढ़ रखे हैं, भूलना नहीं चाहिए। इस समय गुप्तों का समय जब था, तो गुप्तों के समय में प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ पर थे? कौन कौन से क्षेत्र थे इनके जो प्रमुख वस्त्र उत्पादन क्षेत्र थे? तो गुजरात है, बंगाल है, दक्कन है और तमिलनाडु, है ना। गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु, ये चार थे जो वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे गुप्तों के समय में। और यही नहीं, इनका प्रमुख उद्योग भी वस्त्र उद्योग ही था, ठीक है। और इनका अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था, जो इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, वो कैसे चलता था? एक सर गुजरात, एक दक्कन है, और एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बंगाल तमिलनाडु। एक बार सर चारों बता दीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो तो वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे, गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो इनका था, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, भृगुकच्छ, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम, मतलब प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था वो इन्हीं जगहों से हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इस समय एक जो सुश्रुत थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुश्रुत संहिता, नाम सुना है सुश्रुत संहिता का? जी यस सर, सुने हैं। तो इसमें जो सुश्रुत संहिता है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है पता है? चिकित्सा औषधि। आरोग्य की सर्जरी के बारे में। चिकित्सा का ज्ञान है इसमें, ठीक है, और उसकी कार्य कुशलता, चिकित्सा का ज्ञान और उसकी कार्य कुशलता को विशेष महत्व दिया गया है। जितनी तरह की सर्जरी होती है ना, उस टाइम सारा मेंशन है उसमें। और धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी हैं आयुर्वेद शास्त्र के, वैद थे, क्या थे? वैद। हाँ, आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं।
आयुर्वेद शास्त्री समझे होंगे। भास्कराचार्य कौन है? ज्योतिष। खगोलज्ञ हैं और गणितज्ञ भी हैं। खगोलज्ञ भी हैं, गणितज्ञ भी हैं। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, एक किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, और दूसरी लिखी इन्होंने लीलावती, लीलावती। जो सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने लिखी है, ये क्या है? ये खगोल शास्त्र है, ये एक खगोल शास्त्र है, और ये क्या है? बीज गणित है। ठीक है। लीलावती से पहले क्या लिखे सर? इसके अलावा अगर देखा सर जाए, क्या लिखे धन्वंतरी के नीचे? आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत, ये क्या भाई? ये गणित से संबंधित ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। ये दोनों गणित से संबंधित हैं, ये हमें याद रखना है। इसको किसने लिखा सर? किसको? आर्यभट्ट है तो आर्यभट्ट लिखेंगे, और कौन लिखेगा? ठीक है। और इसके अलावा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत किसने दिया था? चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। अच्छा, राजकीय भूमि पर जो काम मतलब कृषि करने वाले जो होते थे, वो एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे, 1/6 होता था। इस समय एक शब्द का यूज होता था, विदक भागम, पेपर में पूछा भी गया है। विदक भागम या उदक भागम, ये क्या होता था? ये होता था सिंचाई कर। इसी में एक शब्द का और यूज होता है हिरण्य। हिरण्य का मतलब होता है नकद कर, नकद कर होता है। एक शब्द का यूज होता है कौशेय। कौशेय रेशम के लिए प्रयोग किया गया शब्द। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है ना। अच्छा, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? पढ़ चुके हम लोग। राजतंत्रात्मक, है ना, राजतंत्रात्मक, संघात्मक, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो घंटी यंत्र, घंटी यंत्र को राहट बोलते थे, राहट, उसी को अर्घट भी बोलते थे, और उसी को बोलते थे तुला यंत्र। तुला यंत्र, इस तुला यंत्र का वर्णन मिलता है हर्षचरित में। तुला यंत्र का वर्णन हमें हर्षचरित में मिलता है। ठीक है। और एक चीज और याद रखना चाहिए, इस समय धन के लिए दो शब्दों का यूज किया गया, एक ही शब्द समझो उसे। दूषित धन, दूषित या कृष्ण धन। ये क्या होता था? जो ऋण से प्राप्त ब्याज होता था उसी को बोलते थे, हैं, ऋण से प्राप्त ब्याज। ठीक है। अच्छा, सार्थवाह क्या होता था? सर क्या लिखे हैं दूषित या? जो था व्यापारियों का प्रमुख होता था, है ना। जी सर। हाँ, और इसी में एक शब्द है निगम। निगम क्या होता था? ये श्रेणियों से उच्च होती है, इसमें शिल्प श्रेणियां सदस्य होती हैं।
शिल्प श्रेणियां सदस्य होती हैं, है ना। ठीक है भाई, चलो अब इस पे आते हैं अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट अभी पढ़ लिए हैं। इसके रचयिता थे आर्यभट्ट, जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। प्रतीत होता है कि गणित के ये विद्वान विविध प्रकार की गणना में पारंगत थे। इलाहाबाद जिले में मिले 448 ईस्वी की एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति ज्ञात थी। दार्शनिक पद्धति, दशमलव प्रणाली जिसको बोलते हैं, है ना। खगोल शास्त्र में यस। रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। खगोल शास्त्र में इसके नाम से ही अनुमान किया जा सकता है कि इस पर यूनानी चिंतकों का प्रभाव है। यूनानी चिंतकों का प्रभाव होगा। प्रभावित था। कालीन- छूट गया। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस्य प्रतिकृतियों में दिखाया है। बुद्ध की नाना तरह की अनेकों कांस्य मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक धातु के बारे में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे की वस्तुओं के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण वह लौह स्तंभ है जो दिल्ली में मेहरौली में स्थित है ना। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है दिल्ली में है। इसका निर्माण कब हुआ? ईसा की 4वीं सदी में हुआ, और तब से 1500 साल के बीत जाने पर भी इसे जंग नहीं छू पाई है। यह स्तंभ शिल्पकार के महान तकनीकी कौशल का प्रमाण है। यद्यपि शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण भी इसका जीवन लंबा हुआ है। इस प्रकार लौह स्तंभ 100 बरस पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनाना संभव नहीं था। दुख की बात है कि बाद के शिल्पकार इस ज्ञान को और आगे बढ़ा नहीं सके। ठीक है, ये चैप्टर रहा है। ये चैप्टर अब नहीं सब समाप्त है। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न ऐसे दिए गए हैं: भुक्ति, विषय, वीथि, भक्ति, अवतार, विष्टि, ज्येष्ठाधिकार। ठीक है, तो योगीन अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग लिख लीजिएगा आप लोग इसमें। एक तरफ लिख लीजिए अधिकारी, और दूसरी तरफ लिख लीजिए विभाग। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए कुमार अमात्य। ये कौन है? प्रांतीय अधिकारी। प्रांतीय अधिकारी। प्रतिहार, अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर का रक्षक। महाप्रतिहार, राजमहल के रक्षकों का प्रधान। ठीक है, महासेनापति या महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, महादंडनायक, युद्ध और न्याय का मंत्री। महासंधि विग्राहक, युद्ध और शांति का मंत्री।
दंड पाशिक, पुलिस विभाग। ठीक है, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। सर्वाध्यक्ष, राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख। केंद्रीय विभागों का प्रमुख। ठीक है, महामंडाधिकृत, राजकीय कोष का प्रमुख। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला, प्रमुख अधिकारी। महा अक्ष, महाअक्ष पटलिक। महाअक्ष पटलिक कौन है? राज्य के प्रमुख भूमि अभिलेख, राज्य के प्रमुख भूमि अभिलेखों, दस्तावेजों, राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। अब है करड़िक। सर क्या लिखे हैं? महापटलिक। करड़िक कौन भाई? महाअक्ष पटलिक के अधीन कार्यरत भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। फिर विनय स्थिति स्थापक, ये कौन है? धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी। धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी विनय स्थिति स्थापक है। अग्रहारिक कौन था? अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी। ठीक है, न्यायाधिकरण, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी। ठीक है,
भटास्वपति, घुड़सवारों की सेना का प्रमुख। फिर महापीलुपति, हाथियों की सेना का प्रमुख। ओके, और ये जितने भी अधिकारी थे ये केंद्रीय प्रशासन वाले थे, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन वाले थे, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, यहाँ प्रांतीय प्रशासन में अगर देखा जाए ना, तो प्रांतीय प्रशासन में भुक्ति भुक्ति हमने क्या बताया था आप लोगों को? प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था ना, भुक्ति, अवनी, अवनी, ये सब कहा जाता था। तो जो भुक्ति का प्रमुख होता था इसको कहा जाता था गोपा, उसे कहा जाता था गोपा, या भुक्ति का जो शासक होता था उसे गोपा कहा जाता था, ठीक है। और इस पद पर राजकुमार होता था कोई, ये राजकुल से संबंधित ही कोई व्यक्ति होता था, ठीक है। और इसी में सीमांत प्रदेश का जो शासक होता था उसको बोला जाता था गुप्ता, ये गोपा नहीं, सॉरी, भुक्ति प्रदेश का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे उपरिक, ठीक है, उपरिक कहते थे, ठीक है। इनका प्रांत भी लंबा चौड़ा था, मगध है, सौराष्ट्र है, पश्चिमी मालवा जिसमें अवंती, पूर्वी मालवा जो कि वो एरड़, पुंड्रवर्धन, तीरभुक्ति, ये सब शामिल थे इनके प्रांतों में, ठीक है। फिर इनका आता था जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, जिले को क्या बोलते थे? जिला को बोलते थे विषय, है ना, विषय कहा जाता था। और इसका प्रमुख जो होता था उसको बोलते थे विषयपति, विषयपति कहते थे, जिसका और इसी विषयपति को कुमारामात्य भी कहा जाता था, विषयपति या कुमारामात्य, ठीक है। इसका अपना स्वयं का कार्यालय होता था और कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे पुस्तपाल। बात आती है पुस्तपाल की, तो पुस्तपाल कौन है? जो विषयपति का कार्यालय होता था, तो विषयपति के कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था पुस्तपाल, ठीक है। विषयपति के कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था पुस्तपाल, ठीक है। अब विषय परिषद में, विषय परिषद होती थी ना, तो विषय परिषद के सदस्य भी होते थे, और उनकी पहचान कैसे होती थी? विषय परिषद के जो सदस्य होते थे उसमें नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी जो नगर के श्रेणियों के प्रधान होते थे, नगर के श्रेणियों के जो प्रधान होते थे। फिर आते हैं सार्थवाह, सार्थवाह
व्यवसायियों के प्रधान, प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक। ठीक है, ये फिर बात आती है नगर के अधिकारी। नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते थे? नगर के प्रमुख को क्या बोला जाता था? पुरपाल। पुरपाल बोला जाता था। नगर परिषद भी होती थी और जिला परिषद, अभी बात किए ही, जिला परिषद जिसको विषय परिषद। तो नगरीय प्रशासन की देखरेख के लिए, नगरीय प्रशासन की देखरेख के लिए नगर परिषद और जिला परिषद होती थी। ठीक है, हो गया। सर लास्ट वाला क्या लिखे? प्रथम प्रथम कायस्थ। अब देखिए, यस। ठीक है। अब ये जो विषय थे ना, ये जो विषय थे, इन्हें तहसीलों में बांटा गया। जो मतलब जिले थे, तो जिले को बांटा गया था तहसील में। तो तहसील को क्या बोलते थे? तहसील को बोलते थे वीथी। जो ग्राम समूह होते थे उनको वीथी कहा जाता था। अब ये जो तहसील या वीथी है, इसको विभाजित किया था पेठ में। पेठ, पेठ मतलब क्या होता था? ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था और जिसका शासन चलाया जाता है ग्राम सभाओं के द्वारा, है ना। और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी है, यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी है उसको ग्रामिक बोलते थे। ग्रामिक या ग्रामपति, ग्रामिक या ग्रामपति बोलते थे। अब ग्राम सभा जो होती थी उसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे ग्राम सभा है, अगर इसकी बात करें मध्य भारत में, तो ग्राम सभा को मध्य भारत में बोलते थे पंचमंडली। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहते थे। और बिहार में क्या बोलते थे? ग्राम जनपद। विभिन्न नामों से जाने जाते थे। ठीक है, ठीक भाई। हो गया। अच्छा, इनके समय में पूग और कुल संस्थाओं का भी वर्णन मिलता है। पूग और कुल ये संस्थाएं कौन सी थीं? ये अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा, विवादों का निर्णय करने वाली संस्थाएं थीं। पूग और कुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूग है ना, पूग का मतलब क्या होगा? इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, शामिल होते थे। और कुल का मतलब परिवार के सदस्य, मतलब किसी भी, कोई भी परिवार होता था, एक ही परिवार के सदस्य होते थे। ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते थे। ये दो संस्थाएं थी। ठीक है, ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, ये
गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, ये गुप्त काल से ही संबंधित है। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? आर्थिक क्षेत्र में गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ था। मतलब तो साफ हो गया कि आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाए। कोई ऐसी प्रगति नहीं देखी गई। लेकिन गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था, चाहे वो किसी भी स्रोत से आया हो, पर गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अमीर और रईस लोग अपनी आय का कुछ भाग कला और साहित्य की साधना में लगे लोगों के भरण पोषण में लगाने में समर्थ थे, है ना। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए। कला और साहित्य के कौन कौन संपोषक हुए? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न मतलब 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। तो इस वजह से ये स्वर्ण युग है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहने का मतलब था कि इस समय कला और साहित्य की प्रगति हुई थी, है ना। चलो, प्राचीन भारत में कला अधिकतर धर्म से अनुप्राणित होती थी। प्राचीन भारत की धर्मनिरपेक्ष कला के अवशेष बहुत कम हैं। मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल में कला को बौद्ध धर्म से खूब ही बढ़ावा मिला। ठीक है, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में फलस्वरूप पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए गए, चट्टानों को काट काट कर सुंदर गुफाएं बनाई गईं, ऊंचे ऊंचे स्तूप खड़े किए गए। मौर्य और मौर्योत्तर काल में बुद्ध संबंधी पुरावशेषों पर निर्मित गोलाकार आधारों पर टिकी गुंबद नुमा मिट्टी ईंट प्रस्तर की संरचना को स्तूप कहते हैं। ये ध्यान रखना है। बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं बनाई गई। ये प्रतिमाएं देख सकते हैं आप लोग, गौतम बुद्ध की ये प्रतिमाएं, है ना। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंचे बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई है। हाहियान ने 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति देखी थी, लेकिन उसका अब पता नहीं है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी, गुप्त काल में ही। लेकिन गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है अजंता की चित्रावली। ये ध्यान रखने की जरूरत है। यद्यपि इस चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही हैं। मतलब ये जो अजंता की चित्रावली है उसकी बात की जा रही है कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र हैं, फिर भी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो गुप्तकालीन ही हैं। इन चित्रों में गौतम बुद्ध उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित हैं। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अजंता की चित्रावली है वहां पर आपको क्या मिलेगा? जातक कथा का चित्र। ठीक है, जातक कथा का चित्रण मिलेगा। ये चित्र वास्तविक जैसे सजीव और सहज लगते हैं। और आश्चर्य ये है कि 1400 वर्ष के बाद भी उनके रंगों की चमक में विशेष अंतर नहीं है। यदि गुप्त राजा अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे, उन्होंने चित्रावली बनवाई थी लेकिन वो संरक्षक नहीं थे। ठीक है, ये बात याद रखना। चूंकि गुप्तवंशी राजा हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में ही विष्णु, शिव, अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। कई स्थानों में हम संपूर्ण देवमंडल पाते हैं, जहां मध्य में मुख्य देवता है और चारों ओर उसके परिचर तथा गौड़ देवता एक ही पट्ट पर विराजमान है। मुख्य देवता का आकार बड़ा रहता है, पर उसके परिचर और गौड़ देवता छोटे पैमाने पर उतारे गए होते हैं। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट के बने कुछ मंदिर मिलते हैं। ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिला होगा भाई? कहाँ पर मिला होगा? ललितपुर, है ना।
ठीक है। एक पत्थर का भी मंदिर मिला है। कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर भी उल्लेखनीय है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये। चलिए, नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंट की है वो गुप्त काल में बनी है। साहित्य की बात करें तो गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए भास के 13 नाटक लिखे गए, वो भी इसी समय में। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। मृच्छकटिकम है ना, शूद्रक की रचना है। ब्राह्मण सार्थवाह हैं जिनका नाम क्या है, चारुदत्त। ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त हैं और गणिका की पुत्री है वसंत सेना। गणिका की पुत्री है वसंत सेना। इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परंतु जिसको लेकर गुप्त काल का सबसे ऊंचा नाम है वो है कालिदास की कृतियां। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिनका पुत्र भरत नामी राजा हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसी दूसरी रचना इनकी है, उनकी नहीं है, ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता भी है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली ये कि ये सभी नाटक सुखांत हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी उल्लेखनीय है कि पहली तो ये कि भाई ये सभी नाटक सुखांत हैं, दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि उच्च वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में जो भी नाटक लिखे गए, जो भी नाटकों की रचना हुई है, उनमें 2 बातें हमको विशेष रूप से उल्लेखनीय होती हैं। एक तो ये सुखांत नाटक है और दूसरा उच्च वर्गों के लिए लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। इन नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते हैं, जबकि जो भद्रजन हैं वो संस्कृत बोलते हैं। इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भारी प्रगति हुई। गुप्त काल की अधिकांश रचनाओं में प्रबल धार्मिक रुझान है। 2 महान गाथा काव्य कौन कौन से भाई, रामायण और महाभारत 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हो चुके थे। रामायण में राम की कथा है, जिन्हें उनके पिता दशरथ ने उनकी सौतेली मां कैकेयी की साजिशों का 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था। वे निष्ठापूर्वक पिता की आज्ञा मानकर वन में रहने लगे, जहां उनकी पत्नी सीता को लंकेश्वर रावण ने हर लिया। अंत में राम ने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से रावण कुमारा सीता को वापस लाए। इस कहानी में 2 आधारभूत नैतिक तत्व थे। पहला ये था कि इसमें परिवार रूपी संस्था का आदर्श दिखाया गया, जिसमें किसी भी परिस्थिति में पुत्र को पिता की आज्ञा और छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी होती है तथा स्त्री को पति के प्रति निष्ठा बरतनी पड़ती है। ठीक है, एक तो ये चीज इसमें दिखाई गई। दूसरा, रावण बुराई के और राम भलाई के प्रतीक है। अंत में असत्य पर सत्य की तथा कुव्यवस्था पर सुव्यवस्था की जीत होती है। बात यहाँ पे महाभारत की भी है। तो महाभारत की मुख्य कथा की अपेक्षा राम की कथा कहीं अधिक सामाजिक और धार्मिक प्रभाव डाल सके। रामायण के अनेकानेक रूप रूपांतर भारतीय भाषाओं में दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अनेकानेक रूप रूपांतर। महाभारत सार में चचेरे भाइयों के 2 समूह कौरव पांडव पुराण देखते हैं। उपर्युक्त दोनों महाकाव्यों के ढर्रे पर ही लिखे गए। इनमें जो अधिक पहले के हैं उनका अंतिम संकलन संपादन गुप्त काल में, जो अधिक पहले के हैं उनका संकलन और संपादन गुप्त काल में हुआ है। ये मिथकों, आख्यानों, प्रवचनों से भरे हैं। इनका उद्देश्य क्या है, सामान्य लोगों को शिक्षा तथा बुद्धि विवेक देना। इस काल में बहुत सी स्मृतियां भी लिखी गई, जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून पद्य में बांधकर संकलित किए गए हैं। स्मृतियों पर टीकाएं लिखने की अवस्था गुप्त काल के बाद आई है, ये आपको याद रखना है। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास। ये काल विशेष रूप से स्मरणीय है अमरकोश को लेकर, जिसका संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय
कि सभा के नवरत्न अमर सिंह ने किया। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के शब्दकोश रटा दिया जाता था। जो पुराने तरीके से संस्कृत पढ़ने वाले लोग होते थे उनको इस मतलब ये जो अमरकोश रचना है इसको पूरी तरह से रटा दिया जाता था शब्दकोश को। कुल मिलाकर शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल उज्ज्वल अध्याय है। इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुराने सरल संस्कृत साहित्य की शैली से अलग थी। जब हम इस शैली में आगे की ओर बढ़ते हैं तो गद्य की अपेक्षा पद्य पर अधिक जोर पाते हैं। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। मतलब इस समय गद्य की जगह पद्य पर जोर है। टीका ग्रंथ भी आप देख सकते हैं। पुराने सरल संस्कृत साहित्य की जो शैली हुआ करती थी वो इस समय की संस्कृत की जो शैली थी वो थोड़ी सी अलग थी, मतलब और भी सरल थी, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर संस्कृत निस्संदेह गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, ये इंपॉर्टेंट है। यह तो ब्राह्मण धर्म विषयक साहित्य की बहुतायत है, फिर भी इस काल में पहली बार धर्म निरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।